सरकार ने यूनियन बजट 2023 पेश किया। इसमें रियल एस्टेट को लेके बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हुई। कुछ आम आदमी के ऊपर सीधा फर्क करती है, कुछ इनडायरेक्ट फर्क करती है। ये एक आम आदमी के लिए समझना जरूरी है कि क्या उसके जीवन पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो हम आपको इस पूरे एपिसोड में बजट का आम आदमी पे सीधा कैसे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। आज आपको मैं पूरा बजट रियल एस्टेट सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है वो एक्सप्लेन करूंगा मैं। देखिए, क्या मिला, जो मिला वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट था, लेकिन जो डायरेक्ट बेनिफिट दिखता है वो है अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर। यहाँ पे सरकार ने 79,000 करोड़ रुपए अनाउंस किए। लेकिन 79,000 करोड़ रुपीस आम आदमी को कैसे मिल रहा है? ठीक है, पिछले बजट में 48,000 करोड़ रुपीस अनाउंस किए गए थे, लेकिन जब हम बात करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के बजट की, तो सरकार उसको क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के थ्रू आम आदमी को देती है। उसकी 3 कंडीशंस हैं। पहली, आपकी 18 लाख रुपए से ऊपर आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, घर जिसको आप लेने जा रहे हैं उसका टीयर 1 सिटी में 60 स्क्वायर मीटर और टीयर 2 सिटी में 90 स्क्वायर मीटर से ज्यादा उसका साइज नहीं होना चाहिए। तीसरा, वो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन है तो आपको क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम मिलती है आपको नया घर खरीदने में। ये आप बैंक के थ्रू भी इस सब्सिडी को आप ले सकते हैं। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यहां बनाया गया, जो कि 10,000 करोड़ इसके लिए एलोकेट किया गया। इससे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की बात की गई है। म्युनिसिपल बॉन्ड्स की बात भी सुनने को आपको मिली होगी। अब क्या म्युनिसिपल बॉन्ड्स आम आदमी पे फर्क करते हैं? मैं अगर आम आदमी की तरह बात करूं तो मेरे को नहीं समझ में आएगा आखिर म्युनिसिपल बॉन्ड क्या है। देखिए, म्युनिसिपल बॉन्ड ये है कि अगर आप किसी शहर में रह रहे हैं, वो किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आता है, तो आजकल अक्सर देखा गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पैसा ही नहीं होता उस एरिया को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पर बॉन्ड्स का प्रोविजन किया गया है। म्युनिसिपल बॉन्ड भी आम आदमी से पैसा ले सकता है और उसके बदले में इंटरेस्ट या आरओआई कमिट कर सकता है, जो कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है उसके थ्रू वो आरओआई भी कमिट कर सकता है। देखिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो आम आदमी के रहने का जो वातावरण है वो कहीं हद तक साफ होगा। बिजली, पानी, सीवरेज, सड़क, ये सारी सुविधाएं उसे मिल पाएंगी। ये गवर्नमेंट आपसे ही पैसा लेकर और ये आपको सहूलियत प्रोवाइड करेगी। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स भी आपसे वसूल करती है। जैसे हाउस टैक्स होता है, ऐसी गवर्नमेंट डिफरेंट टैक्सेस वसूल करती है। तो जब डेवलपमेंट होगी तो आपको भी टैक्स देते हुए तकलीफ नहीं होगी, तो वो टैक्स आपको रिटर्न के थ्रू आम आदमी को भी वापस कर सकेगी। तो ये म्युनिसिपल बॉन्ड्स है, जो कि अब आने वाले टाइम में डिफरेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा आपको देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के लिए भी गवर्नमेंट ने नेशनल हाउसिंग बैंक को 10,000 करोड़ रुपए ईयरली देने का प्रोविजन किया गया है। इससे क्या है कि टीयर 2-3 सिटीज में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो पाएगा। अब तक वहां जहां पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही है, डेवलपमेंट होने से वहां कीमतों में भी इजाफा होगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो टीयर 2, टीयर 3 सिटीज भी आप देख सकते हैं। वहां पर भी आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 10,000 करोड़ का फंड दिया गया है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली हमें इम्पैक्ट नहीं करता, हमें सीधा कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा वास्ट वे में समझें, पिछले 5-7 सालों में गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी अच्छा काम किया है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर ही है जो कि एक शहर से दूसरे शहर जाना बहुत इजी हो गया है। हाईवेज वहां बने हैं जहां पे हम सोच भी नहीं सकते थे। पहले मुझे याद है, एक फ्लाईओवर बनने के लिए कम से कम 5-7 साल लगते थे। आज कम से कम 100-200 किलोमीटर की रोड बन जाती है और समय कम लगता है। लैंड एक्विजिशन पॉलिसीज को गवर्नमेंट ने लिबरल करके और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी पैसा खर्च किया। तो शुरू में ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दिख नहीं रहा था, लेकिन आज इंफ्रास्ट्रक्चर जमीन पे दिख रहा है, हम हकीकत को महसूस कर पा रहे हैं। तो ये पिछले 4-5 सालों में जो डेवलपमेंट हुई है, आज हम उसको फील कर रहे हैं। यही रीजन है कि ग्लोबल रिसेशन के बावजूद भी इंडिया सरवाइव कर रहा है, क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा काम हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट सीधा आम आदमी को मिलता है। उसका ट्रेवल टाइम रिड्यूस हो जाता है, उसकी फ्यूल कॉस्ट कम हो जाती है, और फिर गवर्नमेंट भी यहाँ पर सैटेलाइट टाउनशिप डेवलप कर पाती है। सैटेलाइट टाउनशिप में आपको एक ही जगह पर
ऑफिस, घर, मतलब काम के करने की जगह घर, और सारी डिफरेंट एमिनिटीज भी आपको वहीं मिल जाती हैं। तो अगेन यहाँ ट्रेवल टाइम आपका कम हो रहा है और रिजनेबल रेट के ऊपर आपको वहां रहने के घर भी मिल जाता है और वहां अफोर्डेबल हाउसिंग भी डेवलप हो पाती है, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग भी एक बहुत बड़ा समस्या है। क्योंकि अब पिछले 2 सालों के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत ज्यादा मकान नहीं निकले हैं। लग्जरी अपार्टमेंट जरूर निकल रहे हैं, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग की सेल कम हुई है। और टेक्निकली मैं बात करूं तो सेल कम नहीं हुई, यहाँ पे डेवलपर्स ने बनाना कम कर दिया है। तो यहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग को भी जोर देने की जरूरत थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने फंड एलोकेट किया। और डेवलपर्स ने जो अफोर्डेबल हाउसिंग को बनाना कम किया है, ये एक चिंता का सबब है। तो यहाँ पर जब सैटेलाइट टाउनशिप डेवलप होंगी तो वहां पर अफोर्डेबल हाउसिंग आने के चांसेस भी हैं, क्योंकि आम आदमी को उससे घर भी मिल पाएगा। यहाँ एक निराशा जरूर रही कि साइज का जो कैप है 60 स्क्वायर मीटर टीयर 1 के लिए और 90 स्क्वायर मीटर का मकान टीयर 2 सिटी के लिए, और प्राइस का कैप है 45 लाख की प्रॉपर्टी वो होनी चाहिए, तब अफोर्डेबल हाउसिंग में काउंट होती है। और उसमें जीएसटी का भी बेनिफिट आपको मिलता है होम बायर को। तो इसको थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत थी। 45 लाख में मुंबई जैसे शहर में कुछ भी नहीं मिल पाता, और अर्बन एरिया में अफोर्डेबल हाउसिंग की लैंड तो बहुत मुश्किल हो गई है। इसके लिए आम आदमी को शहर से बहुत दूर जाना पड़ता है। तो वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ ऐसा अनाउंसमेंट होगा कि अर्बन एरियाज में भी इस टाइप की लैंड अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए अवेलेबल हो। वो थोड़ा सा यहाँ पे निराशा देखने को मिली। बजट में ऐसा कुछ नहीं आया, क्योंकि पीएसयूज के पास अभी भी बहुत सारी लैंड ऐसी है जो बची हुई है, उसको अफोर्डेबल हाउसिंग में यूज किया जा सकता था। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट ने ग्रीन डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की। देखिए, ग्रीन डेवलपमेंट में आपको समझाता हूँ। आपका घर जिसमें एनर्जी पूरी आए, वहां पे आपके लाइट कंजम्पशन कम हो, ग्रीन को बढ़ावा दिया गया हो, तो वहां पर गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी देती है, एडिशनल एफएआर भी देती है। तो वो ग्रीन डेवलपमेंट होती है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा जोर दिया। साथ में एमएसएमई सेक्टर को भी गवर्नमेंट ने बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की, क्योंकि रियल एस्टेट तो कोविड के बाद थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। रियल एस्टेट के साथ बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ये सब इंप्रूव हुए हैं। लेकिन अगर कुछ डेवलपमेंट कम दिख रही थी तो वो मैन्युफैक्चरिंग साइड में डेवलपमेंट कम दिख रही थी। जिस हिसाब से एमएसएमई के लिए अनाउंसमेंट्स की गई हैं, एक स्पेशल कोलेटरल फ्री फंड एलोकेट किया गया जिससे उनको लोन मिल सके, वो एक बहुत बड़ा कदम है। इससे एमएसएमई सेक्टर को जरूर एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। हमारी एक्सपेक्टेशन जरूर थी कि रियल एस्टेट को एक इंडस्ट्री स्टेटस मिल पाएगा, लेकिन वो भी इस बजट में बहुत ज्यादा नहीं दिखा, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आम आदमी पे क्या पड़ता है। डेवलपर अगर कोई भी प्रॉपर्टी बाय कर रहा है और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए उसे लोन की जरूरत पड़ती है। लोन उसे बैंक से मिलता है। तो पहली चीज, यहाँ प्रायोरिटी लेंडिंग नहीं होती। एक ज्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर डेवलपर को वो पैसा बाजार से, बैंक से लेना पड़ता है। तो वो इंडस्ट्री स्टेटस अगर रियल एस्टेट को दिया जाए तो उससे कम से कम बैंकिंग के थ्रू उसे एक रिजनेबल इंटरेस्ट रेट के ऊपर पैसा मिल सकता है, जिससे वो कंस्ट्रक्शन में लगाएगा। और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी तब बढ़ जाती है जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आपकी ज्यादा होती है। मतलब जो पैसा डेवलपर बैंक से ले रहा है, अगर उस पर ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा तो वो उसकी लोडिंग भी प्राइस के अंदर, अपने इनपुट कॉस्ट के अंदर करता है। जैसे मकान की कीमत डिसाइड करते टाइम डेवलपर लैंड कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके फिर सेलिंग प्राइस निकालता है। तो उसमें कॉस्ट ऑफ बोरिंग अगर ज्यादा होती है तो उसका लोड भी एक आम आदमी पे पड़ता है। तो इंडस्ट्री स्टेटस होने का सिर्फ डेवलपर को फायदा नहीं है, एक आम आदमी को भी फायदा होता, वो भी इसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं दिखा। फिर एफडीआई पॉलिसी, क्योंकि चाइना के बाद अब पूरा वर्ल्ड इंडिया को देख रहा है, तो वहां पे एफडीआई पॉलिसी को थोड़ा सा नॉर्म्स को ईज करने की एक्सपेक्टेशन थी कि रियल एस्टेट में थोड़ा सा कुछ ऐसा किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अब आए। तो वो एफडीआई पॉलिसी भी बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं दिखी। दूसरा, गवर्नमेंट ने रेंटल हाउसिंग को हमेशा जोर दिया कि रेंटल हाउसिंग आए, क्योंकि हर आदमी घर खरीद पाए ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए रेंटल हाउसिंग को भी जोर देना यहाँ पे एक्सपेक्ट हम लोग कर रहे थे। यहाँ तक कि कोई अगर सेकंड होम बाय कर रहा है तो उसमें भी टैक्स बेनिफिट्स की एक्सपेक्टेशन थी। तो ऐसा रेंटल हाउसिंग के ऊपर भी कोई स्पेशल अनाउंसमेंट्स नहीं की गई, बल्कि कैपिटल गेन की बात करें तो उसकी लिमिट को भी 10 करोड़ तक कर दिया गया। मतलब अगर आप एक प्रॉपर्टी आपने बेची है, उसके बाद आपने दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उसकी लिमिट 10 करोड़ कर दी गई कि 10 करोड़ से ऊपर आप प्रॉपर्टी
अगर दूसरी बाय करते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये डायरेक्टली आम आदमी को बेनिफिट करता है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी कि शायद उसके नॉर्म्स को ईज किया जाएगा कि लोग सेकंड होम बाय करें, प्रॉपर्टी सेल करके दूसरी भी प्रॉपर्टी बाय करें, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके ऊपर बहुत सारी इंडस्ट्रीज डिपेंड है, और वो सारी इंडस्ट्रीज जो डिपेंड है उसमें एक अच्छा जॉब क्रिएशन देखने को मिलता है। ओवरऑल बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर ज्यादा बात कही गई है, जैसे रेलवे के लिए भी 2,400 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रखा गया। और रेलवे का जो फंड है उसको थोड़ा सा और एलोबरेट करें तो आप लॉजिस्टिक लेकर हमेशा, अब आपको अगर एक शहर से दूसरे शहर सामान भेजना होता है तो आपके दिमाग में ट्रांसपोर्ट रोड बाय रोड ही नजर आता है आपको, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर पे ऑलरेडी काफी वर्क कर लिया है और साल डेढ़ साल में पूरी तरह एग्जीक्यूशन की स्टेज में आ जाएगा। मतलब यहाँ लॉजिस्टिक पे भी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आपका सामान एक शहर से दूसरे शहर आ सकता है। इसके ऊपर ऑलरेडी वर्क किया गया है और रेलवे के लिए अगेन इसके ऊपर भी 2.4 लाख करोड़ के फंड का अनाउंसमेंट यहाँ पर किया गया है। फिर हाई स्पीड मेट्रो, बुलेट ट्रेन, वंदे मातरम, ऐसी फास्ट कनेक्टिविटी को भी काफी जोर दिया गया है इसके अंदर। साथ में 50 नए एयरपोर्ट की बात की गई है। 50 नए एयरपोर्ट मतलब उस एरिया में नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, लोगों की कनेक्टिविटी, मूवमेंट इजी होगी, तो आसपास शहरों में अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। पहले देखा जाता था कि जो डेवलपमेंट होती थी वो रेलवे स्टेशन के आसपास होती थी, फिर बस स्टैंड के आसपास होने लगी। अब आजकल नए ट्रेंड के हिसाब से जहां एयरपोर्ट आता है वहां आसपास नई डेवलपमेंट होती है, तो ये भी इस बजट के अंदर देखने को मिला। साथ में ऐसे 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रा आइडेंटिफाइड किए गए जो एंड टू एंड कनेक्टिविटी आपका देता है पोर्ट, कोल, स्टील और फर्टिलाइजर सेक्टर को। तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा कदम है जो कि इस इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा। और अगेन जैसा मैं कह रहा हूं कि ये बजट मेरे को जॉब क्रिएशन वाला बजट दिख रहा है, तो आम आदमी को डायरेक्ट बेनिफिट ना होके इनडायरेक्ट बेनिफिट जरूर मिलेगा। नमस्कार, थैंक यू। उम्मीद है आपको बजट एनालिसिस मेरा पसंद आया होगा। थैंक यू।